कोर्स प्रोफेसर संस्कृत का पाठ्यक्रम रमेश जी आप यूनिवर्सिटी के हेड हैं, कुलपति आप पाठ्यक्रम बनाइए। वाल्मीकि विश्वविद्यालय हमने सीबीसीएस पाठ्यक्रम बनाया दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठकर यूजीसी के लिए। हमने क्या देखा कि एक मेरा कॉलेज है जिसमें मैंने 21 साल पढ़ाया, हम 4 संस्कृत टीचर थे। हमारे पास बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम एमए नहीं था। इनमें हमारे पास 60 से 70 बच्चे थे, जबकि मेरे कॉलेज में स्टूडेंट्स कितने थे 5,500। यानी 5,500 के कॉलेज में मेरे संस्कृत के यानी भारतीय ज्ञान परंपरा को देखने वाले केवल 60 या 70 बच्चे थे। हमने उस सीबीसीएस में क्या किया कि वहां हमको स्कोप दिखाई दिया, नई स्कीम बनानी थी, जेनेरिक इलेक्टिव एबिलिटी एनहांसमेंट। उनमें हमने 15 भारतीय ज्ञान परंपरा के पाठ्यक्रमों को निर्धारित कर दिया। पॉलिटिकल साइंस के लिए हमने नेशनलिज्म इन इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन पॉलिटी भारतीय राजनीति विज्ञान, इतिहास के लिए हमारे प्रोफेसर रविंद्र वशिष्ठ यहाँ बैठे हुए इनके साथ मिलकर हमने कैलीग्राफी एपिग्राफी कोर्स बनाया, संस्कृत बेस्ड था। ऐसे हमने कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, हमने सोशल साइंसेस और आर्ट्स फैकल्टी, इन सबके लिए हमने 15 पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया। और आपको उसका परिणाम मैं आपको बताऊं क्या हुआ कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 48 कॉलेजों में संस्कृत डिपार्टमेंट था, उनका वर्कलोड 40% बढ़ गया। हमारे वहां पर जो विद्यार्थी कॉमर्स के थे, पॉलिटिकल साइंस के थे, हिस्ट्री के थे, साइंसेस के थे, कॉमर्स के थे, उन विद्यार्थियों ने भारतीय ज्ञान परंपरा में जो पॉलिटिकल साइंस है, जो हिस्ट्री है, जो इकोनॉमिक्स है, जो कॉमर्स है, उनके हमारे छोटे छोटे पाठ्यक्रमों को पढ़ा। तो हमारे संस्कृत विभाग में 1500 से लेकर 2000 उस कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हो गए। ये दृष्टि हमने शिक्षा नीति आने से पहले लागू की और हमने संगठन को यही बताया कि अगर भारतीय ज्ञान परंपरा का सन्निवेश करना है तो एक ही रास्ता है कि आप पहला काम मॉड्यूल डेवलप कीजिए। अभी भी 27-28 को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले शिक्षा मंत्री थे वहां के, उन्होंने संगठन को अनुरोध किया 27-28 को वहां बहुत बड़ा मुख्यमंत्री सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर ही कर रहे हैं। और वहां पर हम कभी अपने साथियों को लेकर जा रहे हैं, यहाँ भी कुछ लोग आए हैं उसमें से, क्योंकि हमारा तो काम यही है। क्योंकि हम मतलब मैं अपना कहता हूं, मैं इसी नेशनल सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का यानी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का मैं विद्यार्थी हूं। मैंने यहीं से शास्त्री की है, मैंने यहीं से आचार्य की है, और शास्त्री आचार्य करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके एमए एमफिल पीएचडी जो मुझे विदेशों में करना था मैंने किया। आदरणीय सुदेश जी तो हमारे सहपाठी, हमारे साथी हैं विद्यापीठ के, उनके लाल बहादुर विद्यापीठ संस्थान का हिस्सा होता था। और मैं अभी मेरी सर्जरी हुई है, मुझे नहीं आना चाहिए था, मगर सुदेश जी हैं इसलिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मेरे साथी ने मुझे बुलाया है और भारतीय ज्ञान परंपरा का जब भी विषय आता है मुझे आना पड़ता है। तो विषय यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा जो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन है उसमें अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को आपको काम करना है तो हमने जो जगदीश जी को आईके डिवीजन को रिक्वेस्ट किया है वो ये कि 82 जो हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं इन सब में हमको एक या दो कम से कम यूजी के लिए अलग, पीजी के लिए अलग भारतीय ज्ञान परंपरा के मॉड्यूल डेवलप करने चाहिए। मैं वीसी बना, पता नहीं मैं कितना सफल हो पाऊंगा, क्योंकि वीसी 2 या 3 साल के लिए होता है। वो एक चीज शुरू करता है, अगला वीसी आके उसको मटिया मेट करता है। ये संस्कृत वालों की परंपरा है। तो मैंने वहां पर ये काम किया, भारतीय ज्ञान परंपरा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र। क्योंकि मेरा विषय ये है कि जिस तरह से मैंने शास्त्रीय आचार्य करने के बाद अपने साथियों को बेरोजगार देखा है, संस्कृत के विद्वानों को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में सम्मान जो प्राप्त नहीं हुआ है उसका सम्मान प्राप्त करने का, रोजगार देने का रास्ता भारतीय ज्ञान परंपरा के पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम निर्माण करके और उन विषयों को अपने विद्यार्थियों को उसमें ट्रेन करना है। हमें आपका शिक्षा विभाग जो कार्यक्रम कर रहा है तो यह आवश्यक ये है, अभी जैसे हमने मॉड्यूल डेवलप किया और ये कोई मॉड्यूल हमने ऊपर से डेवलप नहीं किया है। पिछले 100 साल में सुदेश जी भारतीय विद्वानों ने
इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने प्रोफेसर डीएस कोठारी, जो हमारे दिलस्ती के प्रोफेसर थे, शिक्षा नीति बनाने वाले थे, डीएस कोठारी जैसे स्कॉलर्स ने इन विषयों पे 82 जो सब्जेक्ट्स हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के, उन सब पे उन्होंने काम किया हुआ है। जैसे अगर आप कहेंगे भारतीय रसायन विज्ञान, हिंदू केमिस्ट्री, पीसी रे की 2 वॉल्यूम की बड़ी किताब 1907 और 8 में लिख दी गई। अब विषय यह है कि जैसा आपने कहा कि कृषि विज्ञान, मगर देखिए आपके संस्कृत के ग्रंथों के आधार पे जब आप मॉड्यूल डेवलप करते हैं, उसकी प्रामाणिकता ये आजकल के जो अंधे पाश्चात्य दृष्टि से पढ़े हुए लोग हैं उसकी प्रामाणिकता को चैलेंज करते हैं। अब प्रश्न ये है कि अपने बनाए हुए पाठ्यक्रम को, मॉड्यूल को सशक्त बनाने के लिए, प्रामाणिक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए अब आप थोड़ा सोशल साइंस में आइए। इतिहास एक विषय है। इतिहास 1960 तक लिटरेरी एविडेंस पे बनाया जाता था। पहले जो हिस्ट्री भारत की बनी, कैम्ब्रिज हिस्ट्री, रेक्सन संस्कृत प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज के, उन्होंने बनाई। उन्होंने साहित्य को आधार बनाया। रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, जितने कम्युनिस्ट थे, इन्होंने संस्कृत साहित्य के आधार पे हमारी क्रोनोलॉजी को या हमारे इतिहास को बताया। मगर 1960 के बाद पूरी दुनिया में ये हो गया, इतिहास वो है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से परिपुष्ट होता है। हमने जितने भी पाठ्यक्रम बनाए हैं अपने विश्वविद्यालय में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमने उसमें 2 चीजें रखी हैं नीरज जी। पहला, साहित्यिक प्रमाण। आपने कृषि शास्त्र के इतने उनको दे दिया, ग्रंथ है, सब कुछ है, मगर साथ में आर्कियोलॉजिकल क्या है? जब नीरज जी ने कहा 10,000 BC से 1000 AD तक का हमें कृषि का पूरा इतिहास मिलता है, तो हम ये देखते हैं कि जो खुदाई हुई है पिछले 70-80 साल में सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर आज तक हमारे हरियाणा में कम से कम 200 सरस्वती रिवर की जो साइट्स हैं उस पे जो खुदाइयाँ चल रही है, राखी गढ़ी आजकल फेमस हुआ है, उन खुदाइयों में हमें क्या साक्ष्य मिले? जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कृषि विज्ञान, भारत में जो खुदाई हुई है इसको हम पीरियड ऐसे मानते हैं, प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन। तो प्री हड़प्पन की जो हमें साइट्स मिलती हैं वैदिक काल की, वो हमें मिलती है अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में। और वहां पर खुदाई हुई तो वहां पर क्या हुआ कि एक तांबे की सुई मिली, उसमें एक धागा मिला।